हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैथ के जो टॉपिक चल रहे थे उसमें संख्या पद्धति हमने स्टार्ट किया था। संख्या पद्धति के अगले टर्म में हम लोग कुछ विभिन्न विशेष प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और संख्या रेखा के बारे में पढ़ लिया। अब उसी के आगे कुछ इंपॉर्टेंट संख्याएं और आ जाती हैं, जैसे सम संख्याएं। सम संख्या, सम संख्याओं के बारे में हम लोगों को पहले से ही पता है। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाएंगी। सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हों वे सम संख्याएं कहलाएंगी। सम संख्याओं में एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से। ये तो सामान्य रूप से चल रहे हैं। आजकल सम संख्याओं को 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। वो क्या 2 भाग हो सकते हैं? एक 2 भाग जो बने हैं नए, उसे धनात्मक सम संख्या, धनात्मक सम संख्याएं और ऋणात्मक सम संख्याएं, ऋणात्मक सम संख्या। हालांकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन नए एज के अनुसार ये सब आजकल चल रहा है। तो धनात्मक में आप वहीं 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं हैं और जो पूर्णतः 2 से कट रही हैं सम संख्याएं हो गई धनात्मक सम संख्याएं। और ऋणात्मक सम संख्याओं में आप माइनस ले सकते हैं, -2, -4, -6, -8 इस तरह। तो अब डिवाइड हो गया है। प्रारंभ में पहले पूछा जाता था कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है। तो सबसे छोटी सम संख्या अगर सामान्यतः पूछी जा रही तो आज भी आपको 2 ही बताना है। सबसे छोटी सम संख्या तो ये 2 ही होगा। लेकिन नए गणित के आधार पर कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या अगर ऋणात्मक और धनात्मक के आधार पर पूछी जाती है तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या बताना है। फिलहाल सामान्य रूप से पूछे गए प्रश्नों के लिए आपका जवाब 2 ही होगा। एक इम्पोर्टेंट बात और आई है आजकल सामने, शून्य क्या है? क्या शून्य सम है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात आजकल सामने आ रही है। शून्य क्या सम है? अगर हम सम संख्याओं के गुणों के आधार पर देखें तो शून्य को सम माना जा सकता है। अभी कल हम लोगों ने एक संख्या रेखा पढ़ा था, संख्या रेखा में जिसमें दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती थी। और बीच में शून्य लिखा जाता था। तो सम संख्या की एक विशेषता होती है कि 2 लगातार सम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है। 2 का अंतर होता है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें तो कह सकते हैं कि जो शून्य है वो सम है। अगर उस कॉन्सेप्ट को माना जाए तो शून्य को सम माना जा सकता है।
सम माना जा सकता है। कॉन्सेप्ट क्या रहा? दो लगातार सम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होगा। तो अगर आप यहाँ से देखिए 2 और 4 के बीच 2 का अंतर, 4 और 6 के बीच फिर 2 का अंतर, 6 और 8 के बीच फिर 2 का अंतर, तो 0 और 2 के बीच में भी 2 का अंतर हो रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि 0 सम संख्या होगी। ऐसा कहा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि उसको मान्यता मिली हो। अभी कोई मान्यता नहीं मिली है, लेकिन मान सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है सम संख्याओं के बाद विषम संख्याएं। विषम संख्या, तो विषम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो। विषम संख्याएं कहलाएंगे। विषम संख्याओं का एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 इस तरीके से। लेकिन उसी बेस पर जैसे कि सम को हम लोगों ने पढ़ा, अब इसे भी 2 प्रकार की विषम संख्याओं में तोड़ा गया है। फिर से धनात्मक विषम और ऋणात्मक विषम। धनात्मक और ऋणात्मक विषम एग्जाम्पल के रूप में भी कन्फर्म ही है। इधर 1 से ले लीजिए, जो उधर आपने लिख रखा है पहले से ही, और ऋणात्मक में माइनस लगा लीजिए, -1, -3, -5, -7 इस तरीके। तो आप देख सकते हैं कि जैसे सम संख्याओं को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, उसी तरह से विषम संख्याओं को भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। विषम संख्याओं को भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, धनात्मक विषम संख्याएं और ऋणात्मक विषम संख्या। धनात्मक विषम संख्याओं में 1, 3, 5, 7 इस तरीके से, और ऋणात्मक में माइनस लगाकर आप दिखा सकते हैं। यहाँ की भी एक विशेषता है, जैसे कि सम संख्याओं में था कि 2 लगातार विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। जैसे आप सम संख्या में देख रहे थे कि 2 लगातार सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, उसी तरीके से 2 लगातार विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर इन्हें कहा जाता है। तो प्राइम नंबर से क्या है? सामान्यतः तो ये कहा जाता है कि वे सभी संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य और किसी से एक अथवा स्वयं के अलावा अन्य और किसी से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं परिभाषा अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। आप ऐसे कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनके 2 और केवल 2 विभाजक हों, वे अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। विभाजक मतलब है जो उन संख्याओं को काटती हो। 2 और केवल 2 का मतलब है न तो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए और न ही 2 से कम होनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं वे सभी संख्याएं जिनके 2 और केवल 2
और केवल 2 विभाजक हों अभाज्य होंगी। ऐसी सभी संख्याएं जिनके 2 और केवल 2 विभाजक होंगे वही संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे अगर हम कुछ संख्याएं लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो 1 को काटने वाली जो संख्याएं हैं वो केवल 1 है, 2 को काटने वाली 1 और 2 है, 3 को काटने वाली 1 और 3 है, 4 को काटने वाली 1 2 और 4 है, 5 को काटने वाली 1 और 5 है, 6 को काटने वाली 1 2 3 और 6 है, 7 को 1 और 7, 8 को 1 2 4 और स्वयं 8 और 9 को 1 3 9, 10 को 1 5 और 10, 11 को 1 और 11, 12 को 1 2 3 4 6 और 12। तो इसमें वही संख्याएं अभाज्य होंगी जिनके केवल और केवल 2 विभाजक हों। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो भी वे अभाज्य नहीं होंगी, उससे कम होगा तो भी वे अभाज्य नहीं हो सकती। इसका मतलब इसमें तो केवल एक ही है, इसलिए ये संख्या अभाज्य नहीं हो सकती। ये संख्या अभाज्य है क्योंकि इसमें 2 विभाजक हैं, 3 भी अभाज्य है, 4 अभाज्य नहीं हो सकता, 5 अभाज्य है, 6 नहीं हो सकता, 7 अभाज्य है, 8 नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं है, 11 अभाज्य है। इस तरीके से आप ढेर सारी संख्याओं का कलेक्शन चेक कर सकते हैं। आपको मिलेगा कि ऐसी सभी संख्याएं जिनके केवल 2 विभाजक होंगे वही अभाज्य होगा, अन्यथा वो अभाज्य नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जांच कर सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। आइए, बड़ा इम्पोर्टेंट एक बात है कि 100 तक की संख्याओं में कुल कितने अभाज्य हैं, कुल कितने अभाज्य? तो कुल अभाज्य होगा 2 5 7 11 13 17 19 23 29, फिर है 31 37, फिर 41 43 47, उसके बाद 53, फिर 59, फिर 61, फिर 67, फिर 71 73 79 और आगे लेंगे तो 79 के बाद 87 नहीं तो कट जाएगा, 79 के बाद 83 और 89 और 57। तो अगर इसको गिना जाए तो कुल कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, एक तो कोई छूट गया, 61 कौन छूट गया? नहीं क्या हुआ? 47 है, 53 है, फिर 59 61 67 71 73 79 83 89 87। कोई ऊपर छूट गया क्या? 3। हाँ 3 छूट गया, यही 3 ही छूट गया, बिल्कुल ये 3 छूट गया। 3 तो कुल टोटल संख्याएं जो होती हैं
वो 25 हैं। कुल अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक के बीच में 25 होती हैं। अच्छा, इससे बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि 1 से 50 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो। कई बार प्रश्न पूछा है 50 से 70 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करिए। 70 से 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो अगर अभाज्य संख्याएं पता हो आपको कौन कौन सी हैं तो शायद आसान हो जाता है, काफी सरल हो जाता है। तो कुल 25 अभाज्य संख्याएं पाई जा रही हैं। आगे आइए, चलिए नेक्स्ट इसके बाद है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं तो इसको भी हम लोग उसी परिभाषा से अगर स्पष्ट करें तो ज्यादा बेस्ट होगा कि वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक विभाजक हो वही भाज्य संख्याएं हों। वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक विभाजक हों अभाज्य कहलाएंगे, भाज्य होंगे। तो आप ये कह सकते हैं ऐसी सभी संख्याएं जिनमें हम 2 से अधिक विभाजकों को प्राप्त कर पाए तो निश्चित रूप से अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो उसी एग्जाम्पल को फिर से हम लोग देखते हैं कि क्या कौन कौन सी संख्याएं भाज्य हो सकती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 लिया हमने। एक का 1 था, 2 को 1 और 2 काटेगा, 3 को 1 और 3 काट रहा है, 4 को 1 2 और 4, 5 को 1 और 5, 6 को 1 2 3 और 6, 7 को 1 और 7 1 और 7, 8 को 1 2 4 और 8, इसी तरीके से 9 को 1 3 और 9, 10 को 1 2 5 और 10 और 11 को 1 और 11, 12 को 1 2 3 4 और 6 और 12, इतना। तो 2 से अधिक विभाजक होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 2 से अधिक मतलब 2 से अधिक, लेकिन पहले में तो एक ही है इसलिए ये भाज्य नहीं हो सकता, और इसमें केवल तो है इसलिए भाज्य नहीं हो सकता। 3 भी भाज्य नहीं हो सकता, 4 भाज्य हो सकता है क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा विभाजक हैं। 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, 8 हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी है, 11 नहीं है, 12 है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कोई संख्या भाज्य है अथवा नहीं। भाज्य और अभाज्य में कंडीशन क्लियर होना चाहिए। अभाज्य में क्या होगा, अभाज्य में 2 और केवल 2 होना चाहिए। 2 और 2 केवल 2 का मतलब न तो 2 से ज्यादा और न ही 2 से कम। लेकिन भाज्य में क्या है, 2 से अधिक विभाजक होने आवश्यक है। यहाँ अगर दोनों को देखें, दोनों में एक की विशेषता अलग हो गई। एक में न ही 2 विभाजक है और न ही 2 से ज्यादा विभाजक है। इसका मतलब आप कह सकते हैं ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकलती है, नोट करके उसको रख सकते हैं हम लोग कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य।
दोनों में नहीं काउंट किया जाएगा। कारण स्पष्ट है आपको कि क्या कारण है। तो इस तरीके से एक यहां से दो इंपॉर्टेंट प्रश्न और बन रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा भी सबसे छोटा अभाज्य आपने देखा था सामान्य प्रश्नों में 2 होगा, और सबसे छोटा भाज्य ये 4 होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सबसे छोटा अभाज्य भी सम संख्या है और सबसे छोटा भाज्य भी सम संख्या है। यानी 2 एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है जो अभाज्य है, अन्यथा जितनी भी सम संख्याएं मिलेंगी कोई भी अभाज्य नहीं मिलेगा, सब भाज्य होंगी अगर सम होंगी। तो मात्र 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। चलिए भाज्य संख्याओं को, वैसे हम लोग भाज्य संख्याओं को एक नाम और भी देते हैं, यौगिक संख्याएं। भाज्य संख्याओं को हम लोग यौगिक संख्याएं भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी तो आपको कुछ संख्याओं के बारे में क्लियर हुआ, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट संख्याओं के रूप में चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। एक टॉपिक इसके बाद आपको मिलेगा सह अभाज्य। अभाज्य संख्या, स माने साथ में होता है, अभाज्य माने न कटने वाली। तो ऐसी संख्याएं जो साथ में नहीं कटती हैं वे स अभाज्य हो जाएंगी। या एक बात और कर सकते हैं, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका म स एक हो वे सह अभाज्य। सहभाज्य मतलब को प्राइम इसको कहा जाता है। तो वे संख्याओं का वह जोड़ा जो या जिसका म स एक हो, या आप ये कह सकते हैं कि जो साथ में एक के अलावा अन्य और किसी संख्या से विभाजित न हो, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में रख सकते हैं आप, जैसे 2, 5 है, ये दोनों को एक के अलावा और कोई नहीं काट पा रहा है। जैसे 12 और 19 है, जैसे 12 और 25 है। ये सब ऐसी संख्याएं हैं, आप ढेर सारी ऐसी संख्याएं जोड़ सकते हैं जो एक साथ एक के अलावा अन्य और किसी से विभाजित नहीं होंगे। तो इनको हम लोग सह अभाज्य संख्याएं का। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद है जो आजकल नए तरीके में पूछा जा रहा है, त्रिक संख्या। एक आएगा आपको मिलेगा त्रिक संख्याएं, ट्रिपलेट नंबर्स। त्रिक संख्याएं मतलब ट्रिपलेट नंबर। ट्रिपलेट नंबर में क्या होगा, वे संख्याएं 3 संख्याओं का ऐसा ग्रुप जिसमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बाकी 2 संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर हो जाए, तो वो तीनों संख्याओं का ग्रुप ट्रिपलेट नंबर्स यानी त्रिक संख्या कहलाएगा। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम में था कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। उसी कॉन्सेप्ट को उठाकर यहाँ त्रिक संख्या में रख दिया गया है। तो आप कह सकते हैं
तीन संख्याओं का ग्रुप जिनमें बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर तो ऐसी संख्याओं का जो तीन का ग्रुप रहेगा वो त्रिक कहलाएंगे। जैसे 3, 4 और 5, जैसे 6, 8 और 10, जैसे और आगे आप लिख सकते हैं 30, 40 और 50। ये सब आप अगर इसका वर्ग निकालिए, 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16 बराबर 5 का वर्ग 25। यहाँ भी 6 का वर्ग 36 प्लस 8 का वर्ग 64 बराबर 10 का वर्ग 100। इसी तरीके से आप इसमें भी चेक कर सकते हैं। तो आप त्रिक संख्याओं के लिए यह कह सकते हैं कि बड़ी संख्या का वर्ग बाकी जो दो छोटी संख्याएं हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होगा। तो इन तीन संख्याओं का ग्रुप त्रिक संख्याएं कहलाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है वो है परिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय। तो पहला इम्पोर्टेंट है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जिन्हें भिन्न रूप यानी p/q के रूप में, भिन्न रूप में लिखा जा सके, परिमेय कहलाती है। लेकिन q is not equal to 0, मतलब हर शून्य नहीं होना चाहिए, हर शून्य नहीं हो। ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकें, अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, तो वे क्या कहलाएंगे? परिमेय कहलाएंगे। लेकिन वे तभी परिमेय कहलाएंगे जब उसका हर 0 नहीं होना चाहिए, q is not equal to 0। तो ऐसी सभी संख्याएं, तो आप जान लीजिए कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो सभी की सभी पूर्ण संख्याएं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी परिमेय है। सभी की सभी भिन्नात्मक जो संख्याएं हैं, चाहे वो कुछ भी लिखा हो, चाहे कुछ भी भिन्न में लिखा है, सब। अच्छा, यहाँ प्लस माइनस भी चलेगा, 0 में तो नहीं। यहाँ अगर प्लस माइनस भी है तब भी सभी की सभी संख्या, यहाँ भिन्न भी प्लस माइनस में रहेगा, ये सब की सब परिमेय संख्याओं में चला जाएगा। दशमलव की सभी संख्याएं, सब की सब संख्याएं, ये सब परिमेय में। उसके अलावा दशमलव हो और बार की संख्याएं, यानी रिपीटेड संख्याएं अगर हैं तो वो भी परिमेय में चली जाती हैं, या बार बार एक ही अंक का रिपीटेशन हो रहा हो, तो इस तरीके से तो ये सब की सब चली जाएंगी। ऐसी सभी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग हो और वर्गमूल के रूप में यानी करणी के रूप में लिखा हो,
तो भी सब की सब ऐसी संख्याएं परिमेय में हो जाती हैं। तो परिमेय से प्रश्न नहीं बनता है, इसके विपरीत अपरिमेय से प्रश्न जरूर बनता है। तो अपरिमेय क्या हो जाएगा उसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। अपरिमेय संख्याएं, इसमें आप सीधी बात उसी का विपरीत लिख दीजिए। वे संख्याएं जिन्हें p/q रूप में न लिखा जा सके, ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमेय कह दिया जाएगा। लेकिन ढेर सारी संख्याएं जितना भी हमने पढ़ा सब परिमेय में चली गई, तो अपरिमेय कहाँ बचा। अपरिमेय क्लू यहीं पर दे दिया गया है कि ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं है और वो करणीय में है तो निश्चित रूप से अपरिमेय हो जाएंगी। उसको p और p/q के रूप में नहीं लिख सकते, भिन्न रूप में नहीं लिख सकते। यानी ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के अनंत अंकों तक चलता जाएगा, वो कंप्लीट कभी नहीं आएगा। तो हालांकि बहुत ढेर सारी अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन मैं केवल इंपॉर्टेंट अपरिमेय संख्याएं यहाँ लिख रहा हूँ। आप केवल और केवल उतना ही याद रखिए, एनफ है। क्या क्या है अपरिमेय, आप देखिए जैसे √2, ये याद रखना है आपको, √3, √5, √7, √11 और √30, इतना ही आप याद रखो। हालांकि √6 भी अपरिमेय है, √8 भी अपरिमेय है, √10 भी अपरिमेय है, लेकिन प्रश्न में इन्हीं के बारे में देगा और ऑप्शन में अगर ये दिया है तो आप मान लीजिएगा कि अपरिमेय है। इसके अलावा कुछ और अन्य चीजें हैं जो अपरिमेय में रखी जाती हैं, जैसे पाई है, ये अपरिमेय है, √पाई ये भी अपरिमेय है, एक नोटेशन आएगा ई, ये भी अपरिमेय है, और एक इसी को कड़ी में रख दीजिए तो ये अपरिमेय। तो इतनी संख्याएं अगर आप केवल याद कर लो तो आप बता सकते हैं कि ये संख्याएं ही अपरिमेय में आएगी। एक इम्पोर्टेंट बात और करके मैं आज का क्लास खत्म करूंगा। इम्पोर्टेंट बात क्या है, जैसे पाई का मान 22/7 होता है ऐसा नहीं है, लगभग होता है, ये लगभग होता है, ये होता नहीं बल्कि लगभग होता है। एग्जैक्ट पाई का मान कंफर्म नहीं है कितना आएगा, ये लगभग होता है। जैसे √2 का मान भी तो लगभग होता है, √2 का मान लगभग में होता है, √3 का मान आप लगभग में लिख लेते हैं, 2-3 अंक तक दशमलव पे ले जाकर, ये सब लगभग में है, कंफर्म नहीं है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि निम्न में अपरिमेय है, ऐसा करके प्रश्न बना और ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर ऑप्शन। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, एमपीपी में तो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। ऑप्शन में दे दिया ए में 22/7, बी में पाई, सी में ए तथा बी दोनों, और डी में कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कदापि आपका जवाब दोनों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पाई का 22/7 मान लगभग है, एग्जैक्ट नहीं। तो एग्जैक्ट नहीं है तो ये तो अपरिमेय नहीं हो सकता। कंफ्यूजन में आ जाते हैं हम लोग कि भाई पाई का मान 22/7 होता है, अगर पाई अपरिमेय है तो उसका मान भी अपरिमेय होगा। बिल्कुल नहीं, इसको p/q के रूप में लिखा गया है, इसलिए अपरिमेय नहीं हो सकता। आपका जवाब केवल बी है। तो इस तरीके से आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समझ सकते हैं। तो आज के लिए आज का क्लास बस यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।